मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान दौरे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले टोक्यो स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली, समृद्धि और प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा, यह प्राचीन मंदिर शांति और शक्ति का प्रतीक है और यही संदेश छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं में भी छलकता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय भारतीय व्यापार संबंधन संगठन ITPO भारत सरकार के आमंत्रण पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। इस ग्लोबल आउटरीच मिशन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर तलाशना है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से राज्य में औद्योगिक निवेश और व्यापारिक सहयोग की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जापान प्रवास छत्तीसगढ़ के लिए तकनीक, व्यापार और सांस्कृतिक साझेदारी का नया सेतु बन रहा है। टोक्यो प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री साय और प्रतिनिधिमंडल ने विश्व की अग्रणी IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NTT लिमिटेड की CEO कायो ईतो से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने और तकनीक आधारित निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। NTT क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा सहित उन्नत IT समाधान प्रदान करती है। शाम को जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज द्वारा आयोजित औपचारिक रात्रि भोजन मुख्यमंत्री ने इंडो पैसिफिक देशों को उद्योग और व्यापार के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की कुशल मानव संसाधन शक्ति मिलकर व्यापक औद्योगिक सहयोग की राह खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को जापानी पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाने पर भी जोर दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि रायपुर में 29 अगस्त से राष्ट्रीय स्तर का खेल सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें देश भर के खिलाड़ी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु राशि स्वीकृत कर दी गई है। साथ ही भाजपा की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। अरुण साव ने दामोदर गणेश बापट को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। 29 को राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार करने वाले हैं रायपुर में, और उसके बाद 30-31 को अलग अलग जिलों में खेल की गतिविधियां होगी और लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी हो, इसके लिए पूरी योजना बनाकर काम करेंगे। हमारे राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। उन्हें अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी योग्यता क्षमता को बाहर लेकर आना, ये आवश्यकता है। इस दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस के तुरंत बाद हमारी खेल की गतिविधियां तेज गति से प्रारंभ होगी। एक विस्तृत कार्य योजना सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए हमने किया है। टाइमलाइन बनाया हुआ है, सड़कों का चिन्हांकन हो गया है, उसके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है और जैसे ही बारिश कम होगी तुरंत ही सड़कों के रखरखाव का, पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। लगातार टेंडर आदि की कार्यवाही हो रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिसंबर तक सारे सड़क हमारे गड्ढा मुक्त होंगे। और निश्चित रूप से दामोदर गणेश बापट जी वास्तव में निष्काम कर्मयोगी थे। संपूर्ण जीवन समाज के लिए जिन्होंने समर्पित किया और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी अंचल के हमारे लोगों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया। कुष्ठ आश्रम में जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने काम किया और लगातार समाज सेवा के लिए समर्पित रहे और वो निश्चित रूप से पद्मश्री के बहुत ही काबिल और योग्य व्यक्ति थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। ये समाज सेवा करने वालों का सम्मान रहा है और निश्चित रूप से उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी कार्यशाला करने वाली है। मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के पदाधिकारी आमंत्रित होंगे। दिन भर की ये कार्यशाला होगी। आगे चल के संगठन की गतिविधियों को किस तरह से संचालित करना, कैसे सरकार की योजनाओं को जन जन तक लेकर जाना, संगठन के काम का और कैसे विस्तार करना, इन सारे विषयों पर उस कार्यशाला में चर्चा होगी और निश्चित रूप से प्रदेश स्तरीय बड़ी कार्यशाला होगी। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी
इस कार्यशाला में आकर हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो का शुभारंभ किया। क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस एक्सपो में 40 डेवलपर्स 300 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ भाग ले रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा और महापौर मीनल चौबे भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में रायपुर ने तेजी से विकास लिया है और अब यह वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में उभर रहा है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाते हुए अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं और नई औद्योगिक नीति से राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं रायपुर की ओर आकर्षित हो रही है। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि यह एक्सपो लोगों को रेरा अप्रूव्ड वैध प्रॉपर्टी उपलब्ध कराने का बेहतर प्लेटफॉर्म है। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए गरीब कन्याओं के विवाह में क्रेडाई की सहभागिता की सराहना की। क्रेडाई अध्यक्ष पंकज लाहोटी और सचिव अभिषेक बच्छावल ने रायपुर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में सहयोग का संकल्प व्यक्त किया। क्रेडाई द्वारा लगातार 6वीं वर्ष प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन यहाँ हुआ है। क्रेडाई रायपुर की टीम ने ये 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया है। यहाँ पर 300 से अधिक बिल्डर, 300 से अधिक प्रोजेक्ट और 40 स्टॉल लगे हैं जो कि रेरा से अप्रूव्ड हैं। तो लोग यहाँ पर आकर पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपने सपनों का आशियाना चुन सकते हैं और निश्चित रूप से एक ही छत के नीचे इतनी कॉलोनियाँ, इतने प्रकार की कॉलोनियाँ और सभी आकर यहाँ अपने सपनों का आशियाना चुने। इस अच्छे आयोजन के लिए क्रेडाई की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे और इस दौरान प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह गैर संवैधानिक है। बघेल ने दावा किया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार मंत्रिमंडल में अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने 14 मंत्रियों की नियुक्ति कर कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता दरी उठाने का काम करते हैं, जबकि दूसरे दलों से आए लोगों को बड़ी कुर्सियां मिलती हैं। पूर्व सीएम ने वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया और अमर अग्रवाल, पुन्नू लाल मोहले, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे नेताओं को मंत्री न बनाए जाने पर सवाल उठाया। बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें जनादेश से नहीं बल्कि वोट चोरी से बनी और 14 मंत्री बने, 3 नए मंत्रिमंडल में 3 सदस्य नए बने, तो कुल मिला के 14 नए मंत्रियों को हमारी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि यहाँ 13 से अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आर्डर है। 2018 में जो फैसला आया उसमें 13 मंत्री ही रखने का निर्देश है। संसदीय सचिव भी के लिए भी डायरेक्शन है कि उसमें क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारे डायरेक्शन हैं जी। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल 13 मंत्री, मुख्यमंत्री और 12 मंत्री। तो फिर ये संशोधन कब हुआ? क्योंकि ये लोकसभा में पारित हुआ है और उसके तहत ये आदेश हुआ है कि 15% रखना है और छत्तीसगढ़ में 15% मतलब 13.5 में उसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है, उसमें केवल 13 है। तो राज्यपाल महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, दोनों से मेरा सवाल है कि ये 14 का आदेश कब हुआ, कब लोकसभा में पारित हो गया या कोई कोर्ट का डायरेक्शन है? और नहीं है तो ये 14 मंत्री बनाए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और राज्यपाल यदि असंवैधानिक कृत्य करे तो फिर इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी? अब कल से मैंने ये बात मीडिया के माध्यम से उठाया, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया, ना शासन की ओर से जवाब आया, बल्कि जो ट्वीट किया हूँ वो हैशटैग राजभवन भी है और मुख्यमंत्री भी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। जिले भर में 600 से ज्यादा कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर है। वहीं आज अपनी मांगों को लेकर 366 ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी और 36 एमबीबीएस डॉक्टरों ने भी 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों की इस हड़ताल से जिले के 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं प्रभावित होगी। अंबिकापुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से ही बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिसमें अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी.एस. मार्को ने कहा कि हड़ताल की जानकारी मिलते ही सभी बीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि मरीजों को न्यूनतम असुविधा हो। बीएमओ और संविदा डॉक्टरों को हमने ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया है ताकि आने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना हो। सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी स्ट्राइक में जाने वाले हैं। हमारे जो रेगुलर डॉक्टर हैं और रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी, मगर लिखित में कोई सूचना सीएमएचओ कार्यालय को नहीं प्राप्त हुआ है। तैयारी पूरा है कि किसी भी कोई भी मरीज को इलाज ना मिले, ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हो, ऐसा व्यवस्था किया गया है। भिलाई कैंप 2 के श्याम नगर में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहाँ हत्या के आरोपी सोनू बाबू रेड्डी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में शामिल पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सोनू पहले से ही एक हत्या के मामले में आरोपी था और हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। जिस मामले में वह आरोपी था उसमें उसके पड़ोसी सुधाकर मोहरे की पत्नी गवाह है। पुलिस जांच में सामने आया कि गवाह को प्रभावित करने के लिए सोनू गुरुवार रात मोहरे परिवार के घर धमकाने पहुंचा था। इसी दौरान कहासुनी बढ़ी और पिता पुत्र ने मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रभारी सीएसपी छावनी भिलाई हेम प्रकाश नायक ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कैंप 2 में श्यामनगर इलाका है, नहर पार के पास में है ये इलाका। एक सोनू बाबू उर्फ रेड्डी, इसकी हत्या हुई है। सुधाकर मोहरे और धनश्री मोहरे पिता पुत्र हैं, इन लोग दोनों ने मिलकर किया है। ये जो मृतक है ये आजीवन कारावास का सजा इसको हुआ था पुराने मर्डर के मामले में, जो कि अभी जो वर्तमान में जो आरोपी है मोहरे परिवार, इन्हीं के परिवार से ही हत्या किया था उसने। तो इसकी जो सुधाकर मोहरे की जो पत्नी है वो उसमें गवाही थी। 3-4 महीने पहले ही मृतक का जमानत हुआ है हाईकोर्ट से, और ये वापस आकर के इसको किसी बात पे ध्यान रहा होगा कि इसकी गवाही पे मुझे सजा हुई है, इसी बात पे लड़ने चला गया। वहाँ पर लड़ने चला गया तो चाकू लेकर के गया था, वो चाकू वहाँ पर गिर गया तो चाकू से इस लड़के ने, सुधाकर मोहरे के लड़के ने उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। कितने बजे? ये 7:30 बजे की शाम की घटना है। चोट पेट पे लगी और एक ही बार हुआ है इसमें। बस्तर जिले में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन आघात के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय मदिरा नष्टीकरण समिति ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब नष्ट की। कलेक्टर बस्तर के निर्देश पर थाना बकावंड के ग्राम राजनगर में यह कार्रवाई की गई है। इसमें जिले के 13 थानों से जब्त देसी विदेशी मदिरा को नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक बस्तर सलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सीपी बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रक्रिया में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे, नायब तहसीलदार बकावंड सहित थाना प्रभारी परपा व बोधघाट मौजूद रहे। पर्यावरण विभाग से नंद कुमार पटेल केमिस्ट भी उपस्थित रहे। प्रशासन का कहना है कि नशे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिला स्तरीय शराब नष्टीकरण समिति के द्वारा बस्तर जिले के समस्त थानों से लगभग 30,000 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि यह जो है शराब जो है नष्टीकरण योग्य है, तो उसे बकावंड थाना क्षेत्र के एक चिन्हांकित जगह पर नष्ट किया गया है, जिसमें एसपी साहब और पूरे स्टाफ और साथ ही एडीएम साहब और एसडीएम साहब भी वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में 30,000 लीटर शराब नष्ट किया गया है, जिसकी जो बाजारू कीमत है लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और यह एक लंबे अभियान चला करके इसको नष्ट किया गया है, जिसके कारण से हमारे जो माल खाना थे उसमें भी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड थे, अब वो खाली हो गए हैं और थाना अभी और अच्छे से अपन संचालित कर रहे हैं। और शीघ्र ही और भी जो बचे हुए शराब है उसका नष्टीकरण की प्रक्रिया भी जारी। इसमें सभी शराब थी, एमपी की शराब भी थी और छत्तीसगढ़ की भी थी और उड़ीसा की शराब भी थी। शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शुक्रवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल की। हड़ताल का व्यापक असर दुर्ग जिले में देखने को मिला, जहां लगभग सभी शासकीय दफ्तरों का कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों ने रैली निकालकर एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फेडरेशन की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, महंगाई भत्ता और पदोन्नति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसी बीच जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन भी जारी है, जिससे विभागीय कार्यों पर
और अधिक असर पड़ रहा है। फेडरेशन पदाधिकारी भानु प्रताप यादव ने कहा कि सरकार को जल्द कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। हमारा मांग है, 11 सूत्री मांग है, मोदी की गारंटी की मांग है। मोदी की गारंटी हम पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करने के लिए एक दिवसीय कलम बंद, काम बंद, हड़ताल हमारे पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं और पूरे राज्य में है ये, और हमारे जिले में पूरा बंद है ऑफिस अभी। प्रमुख क्या मांगे हैं? प्रमुख हमारी मांगे हैं 11 सूत्री मांग में एक अनियमित कर्मचारी जो है नियमित किया जाए, कार्यभारित कर्मचारी है उसको मतलब रेगुलर किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में 10% है उसको वो रिक्त है उसको भरा जाए, तत्काल भरा जाए। और मेन है वेतन विसंगति है और 2% डीए जो मांग की है उससे हम लोग नाखुश हैं। दे तिथि से उसको दिया जाना था, नहीं दिया है। एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद अगर मांग पूरा नहीं किया जाता तो आगे क्या? हाँ, एक दिवसीय मांग के अगर हमारा अनदेखी करता है सरकार तो हम आगे प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। मैं भानु प्रताप यादव, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मीडिया प्रभारी। गरियाबंद जिले के सामान्य वन मंडल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों में इन दिनों अवैध चराई खुलेआम हो रही है। बरसात शुरू होते ही राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों से आए हजारों भेड़ बकरी पालक अपने झुंडों के साथ जंगलों में डेरा डाल रहे हैं। धवलपुर, छुरा और सड़क परसूरी फॉरेस्ट रेंज में बड़ी संख्या में पालतू जानवरों की चराई से जंगलों का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भेड़ों की चराई से जंगलों में नुकसानदायक खरपतवार फैल रही है, जिससे वनस्पतियों और वन्यजीवों के जीवन चक्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं बाहरी चरवाहों की गतिविधियां इन प्रयासों को विफल कर रही है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि इस तरह की गतिविधियों से जंगल धीरे धीरे बंजर हो जाएंगे, जिससे वर्षा चक्र भी प्रभावित होगा। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में हाल ही में कार्रवाई हुई, लेकिन सामान्य वन मंडल में कार्रवाई न होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। गरियाबंद सामान्य वन मंडल के अंतर्गत में इन दिनों अवैध चराई का मामला बहुत देखने में आ रहा है। राजस्थान, गुजरात, कवर्धा, धमतरी या ऐसे अन्य क्षेत्रों से आए हुए भेड़ बकरी पालक, बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालक जो हजारों की संख्या में भेड़, बकरी, ऊंट और अपने घोड़ों के साथ यहाँ के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि इस अवैध चराई की वजह से गरियाबंद के जंगलों का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। इन भेड़ बकरियों की वजह से जंगलों में नुकसानदायक खरपतवार बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ में इन जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणियों का जीवन चक्र भी प्रभावित हो रहा है। ये जो भेड़ बकरी पालक हैं, ये राजस्थान से, गुजरात से आकर के आज भी इन जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। आज भी धवलपुर रेंज के सड़क परसूली रेंज और छुरा रेंज के अंतर्गत बड़ी संख्या में राजस्थान, गुजरात के भेड़ पालकों का डेरा है। धवलपुर रेंज के अंतर्गत पंडरीपानी, मारा गांव और सीकासेर के जंगलों में हजारों की संख्या में भेड़ बकरी लेकर के बाहरी लोग अड्डा जमाए हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं वहां पर। और इसमें वन अधिकारियों को सूचना दिए जाने पर वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन भेड़ बकरियों की वजह से जंगल का पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से बिगड़ रहा है। करीब करीब 1 माह पहले उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन सामान्य वन मंडल में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं की जाती है ये कार्रवाई। सूचना दिए जाने के बाद भी या तो फोन रिसीव करती नहीं है या हाँ हूं करके बात टाल देते हैं। भारत के जितने भी वित्तीय विशेषज्ञ हैं या इकोनॉमी स्पेशलिस्ट हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि भारत में बड़े नोटों का चलन अब बंद कर दिया जाना चाहिए। 500 के नोटों का जो चलन है वो बंद कर दिया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। हालांकि इस मामले का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती है तो आपको और हमको बहुत से विचार आते हैं, बहुत से विचार खड़े होते हैं और संदेहों का जन्म होता है और सवाल खड़े होते हैं कि आखिर महीनों तक
महीनों महीनों तक जो है या 15 दिन 20 दिन तक के जंगल में राजस्थान गुजरात से आए हुए इन भेड़ पालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।